नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं करंट विद एम के साथ में। वीडियो हमारा अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को ना किए हो शेयर भी कर दिया करिए। हमें भी थोड़ा पढ़ाने में मज़ा आया जिससे। तो हम 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाए हैं। एक्चुअली कल मेरा एग्ज़ाम था यूपीएससी का, इसलिए कल डाल नहीं पाए हैं। परसों मैंने डाला था और आज भी नहीं डाल पाए थे, लेकिन आज रात में अब डालने जा रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप लोग के लिए इतिहास की दूसरी क्लास है, ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ये। इसको अगर आप लोग जान गए इतिहास के बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, समझ लीजिए सब कुछ सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। और समझाने के लिए हम हैं, ठीक है। वीडियो ज़रूर देखिए या सुनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। तो नंबर 1 है पुरातात्विक स्रोत। नंबर 2 साहित्यिक स्रोत। तो पहला स्रोत बताते हैं पुरातात्विक जो स्रोत है। तो इसमें है पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जो पुराने जो लोग थे, जो मतलब ख़त्म हो गए या विलुप्त हो गए, उनकी जो खुदाई होती है जहाँ पे वो रहते थे, उनके अवशेषों से प्राप्त किया जाता है पुरातात्विक स्रोत। तो इसके स्रोत के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य होते हैं। नंबर 1 अभिलेखी साक्ष्य, यानी कि जो लिखा हुआ होता है, ठीक, जिनके अभिलेख लिखे होते हैं। नंबर 2 मुद्रा साक्ष्य, यानी कौन सी मुद्रा है, किस जो है धातु की बनी है, ठीक है, और किस टाइप की है, कैसा उसका आकार है। नंबर 3 स्मारक साक्ष्य, यानी स्मारक बने होते हैं, ठीक है। तो अभिलेख साक्ष्य के बारे में आपको बताते हैं। इतिहास लेखन की सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण लेख है, यानी कि इस पे लिखा जाता था, उत्कीर्ण किया जाता था, यानी पत्थर पे जो है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी यानी कि अभिलेख शास्त्र कहते हैं। लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली हड़प्पा की मुद्राओं में पाई जाती है। हड़प्पा आप जानते होंगे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ठीक है। अशोक के उत्कीर्ण लेखों के लेखन प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है, यानी कि तब से जो है जाना जाता है। अशोक के अभिलेखों की लिपि कैसी थी, तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेइक, यूनानी। तो यूनान आप जानते होंगे, ठीक है। यूनानी जो है आपने सुना होगा, ये जो आयुष है ना, उसमें यूनानी भी शब्द यूज होता है। तो यूनान के जो है देवता सबसे पुरानी यूनानी सभ्यता भी मानी जाती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट है लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप लोग। ये इसके बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं फंसेगा, यहीं से फंसेगा क्वेश्चन, घुमा फिरा के पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो किस लिपि को पुरालिपि कहा जाता है, तो लिपियों के विकास को पुरालिपि विद्या कहते हैं। अगला है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ आपने जानते होंगे, ठीक है। शिलालेख प्रांजल संस्कृत का प्राचीनतम उदाहरण है। जूनागढ़ अखाड़ा भी है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, इसे रिलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है प्रमुख शिलालेख, तो समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख। नंबर 2 पुलकेशिन द्वितीय का एहोल शिलालेख। नंबर 3 भोज के ग्वालियर शिलालेख, ठीक है। अगला है शिलालेखों से जो है ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों को जो कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी, यानी कि उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, उन्हें जो है अग्रहर कहा जाता था, ठीक है, समझ गए। अग्रहर, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि अग्रहर शब्द निम्नलिखित से मिलता है या किससे जुड़ा हुआ है या किसमें जो है यूज होता था, ये पूछा जा चुका है। नंबर 2 मुद्रा साक्ष्य। तो मुद्रा साक्ष्य के बारे में बताते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिसमेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ये आपको वर्ड कहीं नहीं मिलेंगे, किसी भी कॉपी में नहीं मिलेंगे, मैंने नोट्स बनाए हैं सारे, उससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो बहुत मेहनत मैंने करी, आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए, आप लोग के लिए मेहनत करते हैं। तो अभिलेखों के बाद सिक्कों को, यानी कि जो सिक्के थे उसमें भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है सिक्कों को। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को, जो 5वीं व 6वीं जो है शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आहत या पंचमार्क। अगला पॉइंट है जिन सिक्कों पर कोई शब्द अथवा
लेप्ता अंकित नहीं होता है उन सिक्कों का साहित्य में कारसार्पण कारसार्पण कहा जाता है। ओके, अगला पॉइंट है, भारत में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय जो जाता है तो इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों को जाता है। इंडो ग्रीक जो है, ठीक है, ये ग्रीस के हैं, इंडिया के भी, ठीक है। अगला है, कुषाणों ने ही सर्वाधिक तांबे के सिक्कों यानी कि इनको जो है जारी किया था कुषाणों ने, ठीक है। वह शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए जो 124 ग्रेन के थे, ये मापन इकाई है ग्रेन, ठीक है। अगला है, कुषाण शासक विम कडफिसेस ने जो है सिक्कों पर बैल के पार्श्व में खड़े शिव की आकृति अंकित की, ठीक है, जिस पर महेश्वर लिखा है, महेश्वर, ठीक है, जिसका अर्थ शिव के भक्त के रूप में किया जाता है या किया गया है, क्योंकि महेश्वर जो है शिव में यूज होता है, शिव भगवान में, ठीक है। इससे आप रिलेट कर लीजिएगा कि कुषाण शासक जो था विम किडफिसिस। ओके, अगला है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए, बीड़ा एक यंत्र होता है, वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, उसको बजाते हुए उस पर दिखाया गया या दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त की मुद्राओं में उसके अश्वमेघ यज्ञ की सूचना मिलती है, ठीक है। अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था, इसमें घोड़े छोड़े जाते थे और जो उस घोड़े को पकड़ता था उससे जो है युद्ध होता था। तो अश्वमेघ यज्ञ का मतलब यही हुआ, यानी कि सभी को जीता गया हो। ओके, अगला है, सातवाहन नरेश यज्ञश्री, सात करणी की मुद्रा पर जलपान व कनिष्क, तो सातवाहन का जो सबसे जो प्रतापी राजा था वो कनिष्क ही था, सबसे इम्पोर्टेंट कनिष्क है आपका, ठीक है। तो कनिष्क के सिक्कों से उसके बौद्ध धर्म में आस्था का पता चलता है। तो कनिष्क ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था बाद में और बहुत ही प्रतापी राजा था ये सातवाहन वंश का। ओके, नंबर 3, पुरातात्विक स्मारक, तो इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ आदि आते हैं। ओके, इनसे जो है विभिन्न युगों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है, यानी कि ज्ञान होता है, जो उसमें उस समय सामाजिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, कैसे वहाँ पे लोग रहते थे, उनकी क्या परिस्थितियाँ थीं, उनके बारे में ज्ञान होता है। अगला पॉइंट है, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक के, यानी कि ईसा पूर्व की बात हो रही, तो पूर्व के काल को भारतीय इतिहास का अंधकार युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इस काल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी कि इसके बारे में कोई ना लेख है ना सिक्के हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसको कहते हैं, ठीक है। अगला है, काशी में लगभग, काशी यानी कि बनारस प्रेजेंट टाइम का, 1500 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग होने लगा था। ये जो है पता लगाया गया है, किसके द्वारा, तो खुदाई करके। अगला पॉइंट है, प्रयागराज विश्वविद्यालय के तत्वाधान में कौशाम्बी में जो है व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई थी, जहाँ से उदयन का राज प्रसाद एवं घोषिता राम नाम का बिहार मिला है। बिहार मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोग रहते थे, जहाँ पे लोग निवास करते थे, उसको बिहार बोलते थे पहले, ठीक है। बिहार राज्य मत समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत में पांडिचेरी के समीप अरिकमेडु नामक स्थान की खुदाई से रोमन सिक्के, यानी कि रोम किसको कहते हैं, तो इटली की राजधानी रोम है प्रेजेंट टाइम पे। ओके, तो द्वीप का जो है टुकड़ा, बर्तन आदि मिले हैं, तो रोमन जो है पद्धति के या रोमन जो है लेखन के जो है सिक्के मिले हैं, जिसमें रोम और दक्षिण भारत के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का पता चला है। इटली निवासी जो है बहुत पहले से दक्षिण भारत से जुड़े हुए थे, क्योंकि दक्षिण भारत से इसलिए जुड़े हुए थे क्योंकि समुद्र मार्ग से वो व्यापार करते थे, काहे का, तो मसालों का करते थे, जो है कॉटन का करते थे, कपास का करते थे, ठीक है। अगला है, नंबर 2, साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में क्या है, तो वैदिक साहित्य के मुख्य 4 जो है वेद आते हैं। वेद आप जानते ही होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों की भाषा को वैदिक भाषा कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वेदों की भाषा कैसी होती है, तो वैदिक भाषा होती है, ठीक है। और इससे हमें क्या होता है, तो वैदिक काल का जो संस्कृति होता है, सभ्यता होती है, उसकी जो विश्वसनीयता होती है, उसकी हमें जानकारी इससे मिलती है, ठीक है।
अगला पॉइंट है वेदों को ठीक से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई जिनकी संख्या 6 है। तो कौन कौन से वेदांग हैं? शिक्षा यानी कि स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान। नंबर 2 या नंबर बी कल्प यानी कर्म कांड। नंबर सी या 3 व्याकरण। नंबर डी निरुक्त यानी जो व्युत्पत्ति विज्ञान है, ठीक है, उसको। नंबर जो है अगला है 5वां छंद। नंबर 6 ज्योतिष यानी खगोल विज्ञान, जिससे को जो है ज्ञान जो है प्राप्त होता था। तो चलिए अगला है पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं, ठीक है। आप जो है ये इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन बना दिया उसने, पाणिनि के अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो कुल 8 हैं। या जो है अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? तो 8 हैं। ये किसकी है? तो ये पाणिनि की है। ओके, अगला है वेदों के अलावा ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों को भी वैदिक साहित्य में शामिल किया जाता है। उन्हें उत्तर वैदिक साहित्य कहा जाता है। उत्तर यानी कि उनके बाद के, ठीक है। इससे आप याद रखेंगे, उत्तर दिशा से नहीं होता है। ओके, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे। अगला है ब्राह्मण ग्रंथों का वैदिक कर्मकांड का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है, ठीक है। आरण्यक जो ग्रंथ हैं और उपनिषदों के विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है। ओके, अगला पॉइंट है जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे हैं। अगला है पाली भाषा है, ठीक है, आप याद रखेंगे। इन दोनों जो है धर्मों को आप याद रखेंगे, किससे लिखेंगे? तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला नंबर है जातक कथाओं के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध कृतियों का भी ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि उनका संबंध बुद्ध के पूर्व जन्मों से है। समझ रहे हैं ना आप कि बुद्ध से जुड़ा हुआ है जातक कथाओं का संबंध। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। अगला है धर्म सूत्र स्मृतियों में सर्वसाधारण और जो शासक हैं उनके लिए जो नियम बनाए गए थे वे नियम निर्धारित हैं। इन्हें प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था यानी कैसी वहाँ पे व्यवस्था थी, कैसा जो है समाज था, के लिए संविधान व विधि पुस्तकों का नाम दिया जा सकता है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहते हैं। इनका जो संकलन हुआ था तो 600 से 200 ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला पॉइंट है स्मृतियों में मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति यानी सर्वाधिक ये प्राचीन है और प्रसिद्ध हैं। ओके, तो ये दोनों आप याद रखेंगे कौन कौन सी? तो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य। अगला है मौर्य काल में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की जो 15 अध्यायों में विभाजित थी और राजतंत्र से संबंधित थी। कौटिल्य जो है बहुत दिमागी थे, और अभी आप लोगों ने लेटेस्ट न्यूज़ 2-3 साल पहले की 4 साल पहले सुनी होगी, एक लड़का है कौटिल्य, उसको बहुत जानकारी है, तो इसीलिए उसको नाम कौटिल्य दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा इनको ज्ञान था हर एक क्षेत्र में, ठीक है। अगला पॉइंट है विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था, 2-3 बार पूछा गया यूपी पीसीएस में भी, ठीक है, आप याद रखेंगे इसको, जो है दिमाग बिठा लीजिए। तो विशाख दत्त द्वारा लिखित है ये मुद्रा राक्षस, हम आपको आगे बताएंगे शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं। तो समाज और संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है, यानी मुद्रा राक्षस में समाज और संस्कृति की झलक दिखाई देती है। किसकी? तो भारतीय संस्कृति की। और कल्हड़ की राज तरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना। राज तरंगिणी जो है इससे रिलेट करके कल्हड़ और अष्टाध्यायी किससे जो है, तो जो कौटिल्य हैं उनकी जो है, ठीक है। तो राजतंत्र से संबंधित अर्थशास्त्र जो है उन्होंने लिखी थी, और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, राज तरंगिणी, कल्हड़। तो वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है राज तरंगिणी को, पहली जो है। इसमें 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास वर्णित है। उत्तर भारत कहाँ से जुड़ता है? तो मध्य प्रदेश के ऊपर जितना है, ठीक है, पूरा यूपी आ जाता है उसमें, वो यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश का थोड़ा भाग भी आता है। अगला है विदेशी वितरण। तो विदेशी लेखकों में यूनानी, चीनी, फारसी प्रमुख थे, ठीक है। चलिए इनके बारे में बताते हैं। तो टेसियस, हेरोडोटस यूनानी थे। हेरोडोटस जो है आप जानते होंगे, इनके बारे में बताइए ये क्यों फेमस है। चलिए ये क्वेश्चन हम आपसे करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अगर सीरियस है तो ज़रूर बताइए, वरना हम बता देंगे। अगला है निरियाकस, आने सिक्रेटस, अरिस्टोबुलस,
सिकंदर के साथ आए थे, यानी कि सिकंदर के साथ 3 लोग आए थे जो कि महान जो है ज्ञाता थे। अगला है मेगस्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस यूनानी जो है शासकों द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए थे, मेगस्थनीज वगैरह। ओके, तो मौर्य साम्राज्य जो है आप याद रखेंगे कौन कौन आया था। अगला है प्लिनी की एक पुस्तक थी प्रथम शताब्दी ईसा में, नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है, तो ये जो पुस्तक थी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लिनी की पुस्तक का नाम बताइए। ठीक है, तो घुमा फिरा के पूछ जरूर लेता है। अगला है फायान, तो ये जो है चीन का था। तो फायान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 375 से 415 ईसा के बीच में आया था। ओके, अगला है सुंग युंग। सुंग युन जो है 518 में भारत आया था, 3 वर्षों में बौद्ध ग्रंथों का प्रतिलिपियां एकत्रित की और वो चला गया यहाँ से। अगला है हुएनसांग अथवा युआन च्वांग जो, हर्ष के जो है हर्षवर्धन जो थे के समय 624 ईसा में आया और 16 वर्षों तक भारत में रहा। और उसका यात्रा जो वृत्तांत है तो सीयूकी नामक प्रसिद्ध जो है जिसमें 138 देशों के जो विवरण हैं यानी वृत्तांत हैं उसमें वर्णित हैं या उसमें प्राप्त होते हैं। ओके, अगला है हुएनसांग की जीवनी, उसके जो मित्र थे तो कौन थे, हुई ली, उन्होंने लिखी थी। ओके, अगला है अल बेरूनी, तो अवरेहान इनको कहते हैं, का जन्म 973 ईसा में ख्वारिज्म यानी कि खीवा में हुआ था। ओके, महमूद गजनवी का वह राज्य ज्योतिषी था, कौन, अल बरूनी। उसके तहकीक ए हिंद किताब जो है लिखी गई थी, उसने किसने, अल बरूनी ने लिखी थी। किस कब जो है, महमूद गजनवी के राज्य में ज्योतिष के रूप में जब वो था। अगला है इतिहास लेखन, तो प्रारंभिक विदेशी जो इतिहास विदेशों से प्राप्त हुआ है वो बताते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास लेखन का पहला यूनानियों जो है जो खोज करी थी या लेखन जो है लिखा था। इनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय जो है हेरोडोटस, नेरियाकस, मेगस्थनीज, प्लूटार्क, एरियन, स्टेवो, प्लिनी और टालमी हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके हेरोडोटस, नियार्कस, मेगस्थनीज और प्लिनी और टलमी हैं। ओके, याद रखेंगे। तो मेगस्थनीज में अगला पॉइंट है इंडिका नामक पुस्तक लिखी, ठीक है, जिसमें भारतीय इतिहास जो है लिखा है, बहुत ज़्यादा कौन राजा था उस समय, क्या था, कैसी व्यवस्था, सब कुछ पूरा इतिहास दिया है। अगला है इतिहास लेखन का दूसरा चरण अल बरूनी से शुरू हुआ, जिसका जन्म 973 में मध्य एशिया में खीवा में हुआ और मृत्यु 1048 ईसा में गजनी में हुई। गजनी कहाँ पे, अफगानिस्तान में है। ठीक है, अगला है इसके जो है उसने जो है तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद पुस्तक लिखी थी, किसने, तो ये लिखी थी आपका अल बरूनी ने। ओके, अगला है पॉइंट महान बुद्धिजीवी और राजनीतिज्ञ विशारद पाल्टेयर ने भारत जो है उसके धर्म का सबसे प्राचीन और विशुद्ध रूप जो है की वासभूमि और विश्व की सभ्यता की शैशव स्थली माना था, किसने, तो ये माना था विशारद ने। ओके, अगला पॉइंट है फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक और यात्री पीथर दी शोनरेट का विश्वास था कि सारा ज्ञान भारत से आया है, जिसे वह जो है सभ्यताओं की जन्मभूमि मानता है। सोचिए ये तब का जो है युग था कि भारत को जो है सभ्यताओं का संसार यानी कि सभ्यताओं का घर माना जाता था। ओके, अगला है साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, तो इसमें चलिए बात करते हैं। तो भारत में विलियम जोन्स द्वारा बंगाल में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। ओके, अगला पॉइंट है 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों में सबसे प्रसिद्ध विंसेंट आर्थर स्मिथ, या जिसे प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास तैयार किया जाता है जो 1904 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, अगला है पॉइंट प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने वेदों का अनुवाद सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट के रूप में किया। मैक्स मुलर के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक से, अगला है B.A. स्मिथ नामक ICS अधिकारी, ठीक है, जैसे IAS होता है तब ICS होता था। 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, तो याद रखेंगे। अगला है राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण, तो उस टाइम का दृष्टिकोण राष्ट्रवादियों का क्या था, तो प्रमुख इतिहासकार D.R. भंडारकर
H.C. मजूमदार, P.V. कांडे, A.S. अल्टेकर, K.P. जायसवाल आदि थे। अगला है हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के जो है तो K.P. जायसवाल ने लिखी थी, जिसका प्रकाशन 1924 में हुआ था। अगला पॉइंट है H.C. राय चौधरी ने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया लिखी थी, यानी प्राचीन जो है इतिहास था उसका। अगला है R.C. मजूमदार ने हिंदी एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल्स नामक पुस्तक 11 खंडों में प्रकाशित की थी। ओके। अगला है नीलकंठ शास्त्री ने ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन पुस्तक लिखी थी। अगला पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट कुछ इसमें पॉइंट मैं बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। अगला है रमाशंकर त्रिपाठी ने हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया लिखी थी। अगला पॉइंट है R.K. मुखर्जी, तो इन्होंने हिंदू सिविलाइजेशंस यानी कि चंद्रगुप्त, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ओके। अगला है P.V. कांडे ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। नंबर 4 इतिहास की मार्क्सवादी विचारधारा, तो इसके बारे में बताते हैं। तो इतिहास लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा सर्वाधिक प्रभावशाली विचारधारा थी, यानी कि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा था। तो इतिहास के 5 चरण हैं। नंबर 1 आदिम साम्यवाद, नंबर 2 दासता, नंबर 3 सामंतवाद, नंबर 4 पूंजीवाद, नंबर 5 साम्यवाद। ओके। पांचों चरण कार्ल मार्क्स और एफ एंजिल्स ने परिभाषित किए थे, जो साम्यवाद के प्रवर्तक थे। तो पूरा स्थल के बारे में बताते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि नोट डाउन में ही मैंने लिखा है, क्योंकि बाकी जो है मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। तो ये जो है उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, यानी कि जो जैसे पशु मारने के लिए या क्या कहते हैं उनका जो है खाल निकालने के लिए, या जो है बांस काटने के लिए, या लकड़ी जो है काटने के लिए यूज होते थे, वो औजार होते थे। बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जो है ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और कभी नदी के तल में भी पाए जाते हैं, क्योंकि समय के साथ में नदियाँ अपनी धारा बदलती हैं, समुद्र अपना आकार बदलता है। इसलिए इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया गया है, मतलब मैंने इसमें नोट डाउन कर दिया है आपके लिए। ठीक है। तो अगला जो होगा तो पाषाण काल आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा हमारा बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।